नमस्कार बच्चों इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमने बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में जैविक अपक्षय के बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम जानेंगे पाठ 3 बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में खनन क्या है। खनन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए जानते हैं खनन क्या है। खनन का अर्थ होता है खोदना या खुदाई करना, या कभी कभी हम इसको उत्खनन भी कहते हैं। जो अगर हम देखें तो खनन क्या है, खुदाई क्यों करते हैं। बच्चों, पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना ही खनन कहलाता है। बच्चों, आज के इस आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो रही है कि प्रतिवर्ष उनकी जो आवश्यकता है वह करोड़ों टन की हो चुकी है। बच्चों, खनन के कारण अपक्षय भी होता है। खनन अपक्षरण होता है। अपक्षय और विशाल क्षरण की तरह ही खनन भी एक बाह्य प्रक्रिया होती है। खनन प्रक्रिया अनेक कारकों द्वारा होती है। तो वे कारक कौन कौन से हैं? खनन किन किन कारकों द्वारा होती है? जैसे पवन, बहता हुआ पानी, हिमानी, समुद्र जल और भूजल के कार्यों से खनन की क्रिया होती है। बच्चों, इससे पहले आपको थोड़ी सी पॉइंट दी गई थी विशाल क्षरण। चलिए जानते हैं कि यह विशाल क्षरण क्या है। अपक्षय, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अपक्षय प्रक्रिया में अलग हुए कणों का केवल गुरुत्वीय बल द्वारा हलचल होना ही विशाल क्षरण कहलाता है। जैसे चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े गुरुत्वीय बल से ढलान की दिशा में नीचे सरकने लगते हैं। जब कोई चट्टान टूटती है तो डायरेक्ट कहाँ आती है? सीधे नीचे आती है और ढलान की तलहटी पर रुक जाते हैं। कई वर्षों तक ऐसी क्रियाएं चलती रहती है और ऐसी क्रियाएं चलती रहने से तीव्र ढलान की तलहटी के पास से अपक्षयी टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं। जो टूटे हुए टुकड़े हैं वह एक जगह क्या होते हैं, एक क्रिया जब लगातार शुरू हो रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, तो जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं एक जगह वह इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे स्थान पर शंक्वाकार एक ढेर बन जाता है। अपक्षय प्रक्रिया में अलग हुए कणों की हलचलें केवल गुरुत्वीय बल द्वारा होती है। आपको पता है पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इस प्रक्रिया को ही हम विशाल क्षरण कहते हैं। चलिए जानते हैं विशाल क्षरण के कितने प्रकार हैं। विशाल क्षरण के दो प्रकार हैं। नंबर 1 तीव्र गति से होने वाला क्षरण, नंबर 2 है आपका मंद गति से होने वाला क्षरण। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? तीव्र गति से होने वाला क्षरण। चलिए जानते हैं कि तीव्र गति से कैसे क्षरण होता है, हमारी चट्टानें कैसे टूटती हैं, कैसे गिरती हैं। इसमें नंबर 1 है बच्चों चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि का धंसना। बहुत छोटे छोटे ऐसे कारण आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको सीधा ले चलती हूँ। तीव्र गति से होने वाला क्षरण क्या है? जैसे चट्टानों का गिरना। अगर हम देखें चट्टानों का गिरना, तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है, पिक्चर यहाँ पर, कि कुछ वाहन हैं, कुछ घर भी दिख रहे हैं आपको। ये जो चट्टानों के अंदर क्या हो गए हैं? दब गए हैं। जैसे देखा जाए तो अगर हम सीधा देखें तो 6 फरवरी 2020 को
उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर बहुत बड़ी चट्टान गिरी थी, और यह पिक्चर भी वहीं का है बच्चों। चट्टान गिरी थी जिसके कारण 50 किलोमीटर तक का रास्ता जो है वह ध्वस्त हो गया था, और कई वाहन और घर भी उसमें दब गए थे। तो जब तीव्र गति से, यानी जब चट्टान टूटती है तो वह बहुत ही तेज गति से वह नीचे आती है। हाईवे पर सड़क है, रोड है, नीचे वाहन जा रहे हैं या आसपास जो घर है वह सीधे क्या होते हैं, उनके चपेट में आ जाते हैं और वो धंस जाते हैं। नंबर 2 है बच्चों हमारा भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? ये देखिए, यहाँ आपको एक रोड दिखाई दे रहा है और ऊपर जो चट्टान है वह नीचे गिरी हुई है, भूस्खलन हो रहा है। तो इसको भी हम देखेंगे कि भूस्खलन क्या होता है और किस तरह से होता है, यह भी हमें जानना है और देखना है। यह क्या है? भूस्खलन। भूस्खलन अगर हम डेट देखिए तो अभी जल्द में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 27 जुलाई 2020 को उत्तराखंड के चमोली में अधिक बारिश के चलते ITBP के कैंप के करीब लगभग भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। और भूस्खलन का मतलब क्या है? भूस्खलन का मतलब है मिट्टी और पत्थर के जो टुकड़े हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मिट्टी और पत्थर के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े होते हैं, वह खिसकर नीचे गिर जाते हैं। और ये जब नीचे गिर जाते हैं तो यहाँ सड़कों पर यातायात बाधित हो जाता है, जिसके कारण खनन कार्य होता है, अपक्षरण होता है और धीरे धीरे चट्टानें टूटने लगती हैं। नंबर 3 है बच्चों भूमि का धंसना। भूमि का धंसना कैसे होता है? भूमि किस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कि आप देखे होंगे कि कभी कभी हैंड पंप जो होती है गांव में नल लगाई जाती है, जब वो नल लगाई जाए तो कभी कभी उसमें साफ पानी नहीं आता है। साफ पानी नहीं आता, उसमें मिट्टी आती है, पीली मिट्टी आती है या रेत मिक्स पानी आता है, क्लीन नहीं होता है पानी। तो कंटिन्यू नल जब वह लगातार 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक ऐसे ही चलते रहती है, तो क्या होता है, कभी कभी अंदर से जो मिट्टी उस जल के साथ ऊपर आ रही है, तो नीचे की जो ऊपर की परत है वह रुक जाती है और नीचे की जो अंदर की जो परतें होती है वह खोखली हो जाती हैं, और एकाएक कभी ऐसा समय आता है कि वह ऊपर से नीचे धंस जाती हैं। तो उसको भी बोल सकते हैं भूमि का धंसना। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यह रोड है, रोड पर यह भूमि का धंसना हुआ है। तो कभी कभी अगर हम देखें तो अनेक बार पदार्थ जो है वह नीचे खिसकने के अलावा अपनी जगह पर ही नीचे धंस जाते, वो सरकेंगे नहीं, क्या होता है, अपनी जगह पर ही धंस जाते हैं। इसे भूमि का धंसना या भूमि का अवपात भी कहते हैं। इसके बाद और भी हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कारखानों के इस्तेमाल के लिए जो पानी ज़मीन से निकाला जाता है, तो कंटिन्यू कारखानों के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब उनको बार बार निकाल दे रहे तो कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से साफ पानी नहीं आता और गंदे पानी आते हैं, उसके साथ पीली मिट्टी होती है या रेती होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर की जो मिट्टी है वह पानी के साथ ऊपर आ जाती है, तो नीचे का जो भाग होता है वह खोखला हो जाता है। और धीरे धीरे यह क्रिया प्रतिक्रिया जब लगातार चलते रहती है तो कुछ वर्षों में ऊपर का जो हिस्सा है वह आगे सरकने के बजाय वहीं पर नीचे धंस जाता है, दब जाता है, जिसके कारण भूमि का क्षरण होता है या अपक्षरण होता है। चलिए, हमारा सेकंड पॉइंट है मंद गति से होने वाला क्षरण। तो मंद गति से होने वाला क्षरण, इससे पहले हम थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी लेते हैं कि ये जो तीव्र गति से होने वाला क्षरण, तीनों को अगर एक साथ हम देखें, जैसे चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि का धंसना, जैसी हलचलें तीव्र गति से होती हैं,
उनकी गति जो होती है बहुत तेज होती है। बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो जाता है। जैसे आपको चित्र दिखाया गया, यहाँ पर ट्रक दब गई है, मकान दब गए हैं, तो ये बहुत ही विनाशकारी हो जाती है। तीव्र ढलान वाले नव मौसमी प्रदेश में ऐसी हलचलें होने की संभावनाएं हमें अधिक दिखाई देती हैं। अपक्षयित पदार्थों की ढलानों पर बड़ी परतें तैयार होती हैं। ऐसे प्रदेशों में वर्षा होने पर जल अपक्षयित पदार्थों में रिसने से पदार्थों का वजन जो होता है वह बढ़ जाता है, और जब वजन बढ़ जाएगा तो ऐसे अपक्षयित पदार्थ तीव्र गति से ढलान की दिशा में खिसकने लगते हैं और बड़ी मात्रा में पदार्थ नीचे गिर जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पुणे जिले में मालिव गांव पर चट्टानों की भूस्खलन की दुर्घटना अनेक बार पदार्थों के खिसकने के अलावा वे अपनी जगह पर ही धंस जाते हैं। तो इस तरह से चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि का धंसना, इस प्रकार से हमें खनन कार्य होता है, या खनन कार्य के बाद हम बोल सकते हैं कि अपक्षरण भी होता है। चलिए जानते हैं हमारा नंबर 2 पॉइंट क्या था। मंद गति से होने वाला अपक्षरण। मंद गति से कैसे अपक्षरण होगा? मंद गति मतलब धीरे धीरे, अर्थात मंद गति का जो अपक्षरण या खनन है वह उन क्षेत्रों में होगा जिन चट्टानों की ढलान बहुत धीमी होती है। इसके मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताया था, तीव्र ढाल और मंद ढाल, मंद गति से होने वाला अपक्षरण। तो देखते हैं, यह कम ढलान और आमतौर पर शुष्क प्रदेश मौसम के प्रदेशों में विशाल क्षरण जो है वह धीमी गति से होता है। शुष्क प्रदेश कहाँ पर है? शुष्क प्रदेश वहाँ पर हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उन प्रदेशों को हम शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे राजस्थान को ले सकते हैं। इसमें मिट्टी का खिसकना, यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है। समशीतोष्ण प्रदेशों में ढलान पर धीमी गति से सरकने के कारण ढलान में लंबवत छोटे छोटे बांध बन जाते हैं। जब छोटे छोटे बांध बन जाते हैं, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे, आपको ये क्या है, इस तरह से आ रही है, यह तीव्र ढलान है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे इसे, ये देखिए ये बांध के जैसे, मेड़ जिसको हम कभी कभी बोलते हैं, ये बांध के जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मृदा सर्पण या मातलोट भी कहते हैं। समशीतोष्ण प्रदेशों में बच्चों, समशीतोष्ण वाला प्रदेश कौन सा है? समशीतोष्ण के प्रदेश जो है वह 23.5 उत्तर से लेकर 66.5 उत्तर तक और 23.5 दक्षिण से लेकर 66.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच समशीतोष्ण प्रदेश पाए जाते हैं। बच्चों, पूरे पृथ्वी को 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया, मुख्य रूप से शुष्क प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश या शीत प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो शुष्क प्रदेश 0 से 23.5 उत्तरी अक्षांश और 0 से 23.5 दक्षिणी अक्षांश। और समशीतोष्ण प्रदेश का इसी तरह से है, 23.5 से 66.5 उत्तर अक्षांश, 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश। और शीत कटिबंध के जो प्रदेश हैं वह 66.5 से 90 उत्तर, 66.5 से 90 दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर समशीतोष्ण प्रदेशों में मंद गति से होने वाला जो क्षरण होता है वह अधिक देखने के लिए हमें मिलता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यह क्या है? मृदा
सर्पण, या इसे हम मात लोड भी कहते हैं। यहाँ जो आपको एक बांध के जैसा आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा पाठ नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। आप वीडियो ध्यान से देखिए और इसके बाद आपको पीपीटी के रूप में प्रश्न और आंसर आपको दिया जाएगा।